एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? पहले वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। मतलब जो स्टेट का कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे यूनियन एंड टेरिटरीज। जब आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, इसके पैरेलल में हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने यूनियन और टेरिटरीज़ की बात की थी, तो उसके को रिलेशन में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, कि कैसे जो स्टेट्स थे उनका विलयीकरण हुआ, है ना। कैसे अलग अलग राजाओं ने अपना जो राज्य है वो भारत को दिया ताकि भारत बन सके। ठीक है, 565 शायद स्टेट्स थे, शायद नहीं, 565 स्टेट्स ही थे जिन्होंने अपना विलयीकरण कहाँ किया? भारत में किया। इसमें हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ स्टेट्स के बारे में। डिवीज़न ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि पहले क्या हुआ, ये छोटे छोटे राज्य थे, ये दोनों कहाँ आ गए? भारत के अंदर आ गए, तो ये क्या हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये जो राज्य थे ये खुद में स्प्लिट हो गए। ठीक है, ऐसे जैसे एक राज्य था तो उसने मिलके 2 राज्य बना दिए, किसी ने 3 राज्य बना दिए। तो ये क्यों हुआ? ये जो एक राज्य का विभाजीकरण था ये क्यों हुआ? ठीक है, किस बेसिस में हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका कोरिलेशन जो है वो जो लक्ष्मीकांत की बुक का चैप्टर है सिटीजनशिप, उससे कोरिलेशन है इसका। ठीक है, तो अगर आप वो पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ देखते हो, तो पहले इसको स्टडी करो, उसके बाद उसको देखना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। पहले ये क्वेश्चन नंबर 18 था जीएस पेपर फर्स्ट का, ईयर 2013। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो क्षेत्रवाद की जो फीलिंग होती है, क्षेत्रवाद का क्या मतलब है? जैसे कोई यूपी से है, ठीक है, जैसे तुम यूपी से हो, ठीक है, तुम क्या करो, तुम इस चीज़ को इतना प्राइड ले लो कि मैं यूपी से हूँ कि तुम भारत को नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, वैसे रीजनलिज्म जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जब भी कोई टर्म तुम देखते हो तो उसका दोनों एस्पेक्ट देखना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव रीजनलिज्म क्या होता है कि जैसे तुम यूपी से हो, ठीक है, और तुमने क्या किया, उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, वेलफेयर किए। ठीक है, ऐसा किया कि यूपी में ताकि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, येट इन्वायरमेंट भी लेस पोल्यूटेड हो। ठीक है, अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम क्या हो? पॉजिटिव रीजनलिज्म के एग्जाम्पल। पर नेगेटिव रीजनलिज्म क्या होता है कि जब तुम यूपी को इतना प्रेफरेंस दो कि मैं यूपी के लिए ये कर रहा हूँ, फिर भले भारत जो है उसको कुछ भी हो, इंडिया को कुछ चाहे जो भी हो, नुकसान हो रहा हो ओवरऑल इंडिया को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस यूपी का विकास होना चाहिए। अगर तुम ऐसे करते हो तो वो नेगेटिव रीजनलिज्म है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये जो रीजनलिज्म है, ये क्षेत्रवाद जो है, उससे कैसे ये स्टेट्स जो हैं वो स्प्लिट होते गए। ठीक है, इस पूरे में आप वही कहानी देखोगे। तो अब उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। पहले क्या हुआ, पहले 2 टाइप के थिंकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब ये बात आई कि क्या कभी अगर क्षेत्र का बंटवारा होगा, कभी अगर स्टेट्स का बंटवारा होगा, तो कौन से बेसिस में होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 बड़े थिंकर की बात हम करते हैं। एक थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो थिंकिंग थी वो ये सोच रहे थे कि हमको अगर डिवीज़न करना है स्टेट्स में तो लिंग्विस्टिक बेसिस में करना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस का क्या मतलब है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब कि अगर एक क्षेत्र है उसमें 3 भाषी लोग रहते हैं, हिंदी, गुजराती और मराठी, तो स्टेट को 3 भाग में बांट दो, एक में हिंदी बोलने वालों को रख दो, एक में गुजरात और एक में मराठी। ठीक है, लेकिन इनका जो आइडिया था वो इतना डोमिनेंट नहीं रहा इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों डोमिनेंट नहीं रहा? क्योंकि पहला चीज़ ये हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो गया। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया। तो उनका जो आइडिया था वो इतना प्रोमिनेंट नहीं बचा। आइडिया प्रोमिनेंट किसका हुआ? जवाहरलाल नेहरू का। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उनका जो दबदबा था वो बहुत ज़्यादा था। जो जवाहरलाल नेहरू की थिंकिंग थी वो ये थी कि अगर तुम भाषा के आधार पर क्षेत्र का विभाजीकरण करते हो, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ऑफ द लैंड बाय ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन, तो क्या होगा? डिसइंटीग्रिटी हो जाएगी, लोगों के बीच की यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर सब लोग एक साथ रहते हैं तो यूनिटी ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। सब अलग अलग कमरे में रहने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये चीज़ कौन सोचते थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए इनका आइडिया क्या था? प्रोमिनेंट आइडिया था। पर आंध्र प्रदेश की बहुत मांग हो रही थी, तो 27 नवंबर 1947 में नेहरू जी ने पार्लियामेंट में 2 चीज़ें कही।
पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, ठीक है, तो हमारे देश में अभी बहुत दंगे भी चल रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हमको ध्यान देनी चाहिए वो है देश में स्टेबिलिटी आए, ठीक है, ये दंगे होंगे कम हो, और देश में स्ट्रेंथ बढ़े, मतलब आर्मी पावर जो होता है, जो फोर्स पावर है, मैन फोर्स है आर्मी का, वो बढ़े, है ना, और उसमें अच्छे अच्छे वेपन्स आए ताकि युद्ध की अगर स्थिति आए तो भारत मजबूत खड़ा रहे, देश के अंदर स्टेबिलिटी हो ताकि दंगे कम हो जाएं। ये चीज़ें जो हैं इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मोर देन किसको, स्टेट डिवीज़न को। मतलब उन्होंने कहा स्टेट डिवीज़न करना है, ठीक है। एपी की मांग भी उन्होंने, जो आंध्र प्रदेश की मांग थी उसको भी बोला कि सही मांग है, पर वो नहीं चाहते थे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का डिवीज़न हो। पर इन डिवीज़न से पहले वो चाहते थे कि पहले देश में स्टेबिलिटी लाई जाए, पहले देश में स्ट्रेंथ लाई जाए कि ताकि कोई हमला हो तो स्टेट उस जो अपना देश है वो उससे बच जाए, ठीक है। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे 4 तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे जिनको पार्ट ए बी सी डी में क्लासिफाई किया गया था। पार्ट ए में ऐसे स्टेट्स आते थे जिनमें गवर्नर का रूल चलता था। पार्ट बी में ऐसे आते थे जिनमें प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब वो राजा के अंदर थे पर उनमें किसी भी तरीके के नियम कानून पालन किए जाते थे, उनका खुद का लेजिस्लेचर हुआ करता था, ठीक है। पार्ट सी जिसमें चीफ कमिश्नर रूल किया करता था, और पार्ट डी अंडमान और निकोबार आइलैंड को कहा जाता था। इसमें से जो पार्ट सी है उसको अभी डिसमिस कर दिया गया था, बाद में वो है ही था ही नहीं बाद में, ठीक है। हम 2 स्टेट्स की जो बात करेंगे आज वो हैं मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। मद्रास में तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ बोलने वाले लोग रहते थे, वेयर एज बॉम्बे में मराठी, हिंदी और गुजराती बोलने वाले लोग थे। तो ये जो दोनों प्लेस थी मद्रास और बॉम्बे, ये बहुत पावरफुल जगह हुआ करती थी, ठीक है। बॉम्बे तो अभी भी इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया का। इकोनॉमिक कैपिटल का क्या मतलब होता है, जो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता हो, ठीक है। जैसे दिल्ली क्या है, कैपिटल है, पावरफुल कैपिटल है, वहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं और प्रेसिडेंट का भवन है ना, तो क्या है वो पावरफुल जगह है। पर मुंबई क्या है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है। तो पॉलिटिकल कैपिटल कौन है अपना, दिल्ली। इकोनॉमिकल कैपिटल कौन है अपना, बॉम्बे, मुंबई, ठीक है। तो तब मुंबई में 3 लोग रहा करते थे, 3 स्पीकर्स रहा करते थे, एक्चुअली 3 टाइप ऑफ स्पीकर्स। पहले कौन थे, जो हिंदी बोलते थे, दूसरे कौन थे जो गुजराती बोलते थे, तीसरे कौन थे जो मराठी बोलते थे। तो मराठी और गुजरातियों के बीच में ये था कि हम ये स्टेट्स लेंगे। ऐसे ही तेलुगु स्पीकर्स चाहते थे कि जो मद्रास है वो उनका हो, है ना। तो इस हिसाब से डिवीज़न होने लगा। तो डिवीज़न कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले एक कमीशन बुलाया गया, जिस कमीशन का नाम था धार कमीशन। धार कमीशन के जो हेड थे वो थे एस.के. धार, जो कि एक्चुअली में क्या थे, जज थे, ठीक है। इसका एम क्या था इस कमीशन का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना। यहाँ रिकंस्ट्रक्शन की जगह आप रीऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या था कि स्टेट्स को दोबारा कैसे फॉर्म किया जाए, किस हिसाब से स्टेट का बंटवारा किया जाए, इसमें ध्यान देना धार कमीशन का जो मेन एम था, ठीक है। इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, धार कमीशन का कंक्लूजन ऐसा ही था जैसा नेहरू जी का था कि डिवीज़न नहीं करना चाहिए लैंग्वेजेस के बेसिस में। इन्होंने जो टर्म अपनी जो है रिपोर्ट में यूज़ किए थे वो था पहला यूनिटी। यूनिटी का तो मतलब जानते हो, एकता का भाव रखने के लिए हमको स्टेट डिवीज़न नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे थे वो। दूसरा होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब था कि जैसे अभी बॉम्बे में क्या हो रहा है, अभी मद्रास में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। अगर मद्रास का डिवीज़न हो जाता है तो लोग एक साथ काम नहीं करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो पैसा कमाने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमको स्टेट का डिवीज़न नहीं करना चाहिए, वो ये कह रहे थे। तीसरा इन्होंने बात की थी ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी की, मतलब ये चाहते थे कि जैसे ये बड़ा सा लैंड है, ठीक है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ है, तो वो चाहते थे ये वाला पूरा एरिया एक स्टेट बन जाए, ये पूरा एरिया सेकेंड, ये पूरा एरिया थर्ड और ये पूरा एरिया फोर्थ। वो इस तरीके की डिवीज़न की बात कर रहे थे, ना कि लैंग्वेज के बेसिस में डिवीज़न की बात को सपोर्ट नहीं करते थे वो, ठीक है। इसका रिजल्ट इन्होंने क्या लिखा, स्टेट का डिवीज़न नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स इनको क्या मिला, रिस्पॉन्स किससे मिलेगा, ये कहा कि जो धार कमीशन है वो किसने बैठाया, सरकार ने बैठाया। तो रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, पब्लिक से मिलेगा। पब्लिक ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन, एकदम लोगों को लगा कि ये तो बेकार सी बात इन्होंने कर दी, ये इन लोगों के दिमाग में आया।
फिर दूसरा कमीशन बना जिसको कहते हैं जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 3 मेंबर हुआ करते थे। पहले जवाहरलाल नेहरू, तब के प्रधानमंत्री। दूसरे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तब के वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तीसरे थे पट्टभाई सीतारामैया, ठीक है। ये कौन थे? ये कांग्रेस अध्यक्ष थे तब के टाइम पे, ठीक है। अब देखो इनका एम क्या था, जो डिससेटिस्फेक्शन बैठा है लोगों के दिमाग में धार कमीशन को के कारण, उसको हटाना। अब डिवीज़न क्यों नहीं करना चाहते थे ये लोग? डिवीज़न इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सब ये सोच रहे थे, स्पेशली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कि अगर डिवीज़न होता है भाषा के आधार पर तो इंडिया में बहुत डिवीज़न होने लग जाएंगे। एक डिवीज़न हुआ तो बाकी सब लोग भी डिवीज़न की मांग करेंगे, ठीक है। और इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और सिर्फ मेजर लैंग्वेजेस नहीं हैं। जैसे कि अगर तुम हिंदी की भी बात करो तो यूपी, एमपी और अपना छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हिंदी ही होती है, पर उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे अवधी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, ये टाइप ऑफ हिंदी ही है। पर हिंदी में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक बार भाषा के आधार पर डिवीज़न हो गया तो बार बार डिवीज़न करना पड़ेगा, और अगर स्टेट बार बार डिवीज़न करने में फोकस रखेगी गवर्नमेंट, तो जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो स्ट्रेंथ बनाना का काम है हमारा, जो स्टेबिलिटी गेन करने का काम है हमारा, जो फ्रूट सिक्योरिटी लाने का काम है हमारा, ये सब क्या हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चाहते थे कि ये स्टेट डिवीज़न ना हो। इन्होंने सजेशन भी दिया था कि एटलीस्ट 10 साल के लिए डू नॉट डू लिंग्विस्टिक डिवीजन एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। उन्होंने बोला कि किसी भी तरीके से भाषा के आधार पर जो डिवीज़न है, स्टेट का जो डिवीज़न है, वो 10 साल के लिए रोक दिया जाए। रिजल्ट क्या निकला? इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आंध्र प्रदेश बनाओ लेकिन विदाउट मद्रास। ये बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश बनाओ लेकिन मद्रास उसमें नहीं आएगा। लेकिन आंध्रा के लोग क्या चाहते थे, जो तेलुगु स्पीकर्स थे, वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश बने और जो मद्रास है वो भी उसके साथ रहे। मतलब मद्रास को, बिना मद्रास के वो आंध्र एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके कारण इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिस्पॉन्स क्या मिला? इसका रिस्पॉन्स ये मिला कि जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो कांग्रेस के और वो प्रधानमंत्री के एकदम अगेंस्ट चले गए। उस टाइम पे जो तेलुगु स्पीकर्स थे, जहाँ पे तेलुगु स्पीकर्स रहते थे, वहाँ 143 सीट्स हुआ करती थी, नहीं 145 सीट्स हुआ करती थी, ठीक है। उनमें से सिर्फ कांग्रेस को 43 सीट्स मिली थी। उस टाइम पे जब कांग्रेस ही इकलौती मेजर पार्टी थी, उस टाइम पे जब नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री थे, जो पहले प्रधानमंत्री थे, तो लोगों का प्रधानमंत्री नेहरू जी को लेके बहुत क्रेज़ था, ठीक है। तो सोचो उस टाइम पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस शो किया था तेलुगु स्पीकर्स ने कि 145 से सिर्फ 143 सीट्स जो हैं वो मिली थी, 10% भी सीट नहीं मिली थी इनको, ठीक है। फिर उसी टाइम पे पोट्टी श्री राममल्लू का एक एपिसोड आया। ये कौन थे? ये एक मान लो लीडर थे, ठीक है। इन्होंने अक्टूबर 1952 में अनाउंस किया कि ये आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन का क्या मतलब होता है? प्रोटेस्ट टिल डेथ। उन्होंने बोला कि मैं तब तक अनशन करूँगा जब तक आंध्र का फॉर्मेशन नहीं हो जाता और आंध्र का जो कैपिटल है वो मद्रास नहीं हो जाता। मतलब जो जेवीपी कमीशन था उसने क्या कहा था कि आंध्र प्रदेश बनाओ, मद्रास उसमें नहीं लाना चाहिए। पर अब ये क्या बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश बनेगा और मद्रास उसका कैपिटल बनेगा, नहीं तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा और भूखे प्यासे मर जाऊँगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने पहले इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, ज़्यादा इग्नोरेंस शो की इस इशू के रिलेटेड। उनको लगा ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं होगा। पर 56th डे तक इन्होंने अनशन किया और 57th डे में इनकी डेथ हो गई। डेथ के कारण क्या हुआ? बहुत ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लग गए, है ना, और बहुत ज़्यादा एकदम वायलेंस फैल गया। तो फिर 19 दिसंबर 1952 को फाइनली जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अनाउंस किया कि अब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन होगी और जो मद्रास है वो उसका कैपिटल बनाया जाएगा। ये रही बात मद्रास की, मद्रास के डिवीज़न की, आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं बॉम्बे की। तो बॉम्बे में एक्चुअली क्या था? डोमिनेंट था किन लोगों का? गुजरातियों का और मराठियों का। अगर तुम नंबर में बात करो कि नंबर किसका ज़्यादा था, तो नंबर मराठियों का ज़्यादा था।
लेकिन जो पावरफुल क्लास था, जो बिजनेस क्लास था, उसमें गुजराती ज़्यादा थे, है ना। तो बेसिकली 3 टाइप के डिवीज़न थे। एक डिवीज़न था जो चाहता था कि महाराष्ट्र बने मराठियों की मेजॉरिटी के साथ। दूसरा डिवीज़न चाहता था गुजरात बने गुजराती डिवीज़न के साथ और बॉम्बे क्या हो उनमें गुजरात में आए। तीसरी जो सोसाइटी थी वो थी बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या था? बॉम्बे सिटीज़न कमेटी। बॉम्बे सिटीज़न कमेटी में ज़्यादातर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, वो आते थे। इनका मानना क्या था कि बॉम्बे एक शहर जैसा वो है वैसा ही वो रहा है, वहाँ पे कोई डिवीज़न ना हो। तो बेसिकली 2 तरीके के डिवीज़न थे, एक में गुजरात था और बीसीसी था। गुजरात ये बोल रहा था कि भले या तो बॉम्बे गुजरात में आए या तो बॉम्बे को वैसा रखा जाए जैसा वो है, बस महाराष्ट्र में ना आए बॉम्बे। और मराठी क्या चाहते थे कि बॉम्बे महाराष्ट्र में आए और उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि बॉम्बे अलग से कोई स्टेट बने, ठीक है। 2 डिवीज़न थे। फिर 22 दिसंबर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसका एम क्या था? इस कमीशन का एम था कि ये लोग जो थे कमीशन के मेंबर्स, इनको क्या करना था? पब्लिक प्लेसेस में जाना था, वहाँ लोगों से बात करनी थी और पूछना था कि क्या वो सही में लिंग्विस्टिक डिवीज़न चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग जैसे बिजनेस क्लास लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनका उससे फ़ायदा हो रहा है, वो लोग सिर्फ लड़ रहे हैं बिजनेस क्लास के लिए, या फिर सबको डिवीज़न चाहिए। ये पता करने के लिए उनको 2 साल का टाइम दिया गया था और इसमें अराउंड 1.5 लाख इंटरव्यू किए गए थे, ठीक है। और उनको पता करना था कि क्या होता है। इन्होंने रिजल्ट निकाला कि हाँ, लिंग्विस्टिक डिवीज़न होना चाहिए, पर बॉम्बे को वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो है। बॉम्बे को ना गुजरातियों को देना चाहिए ना मराठियों को देना चाहिए। बॉम्बे को इकलौता अलग से स्टेट रखो, जो बीसीसी की मांग थी। इसका रिजल्ट क्या निकला? फिर से दंगे हुए। तो क्या हुआ? बेसिकली बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे वायलेंस हुआ। तो फाइनली प्रधानमंत्री ने क्या किया? जल्दी जल्दी वो डिविजन्स कर दिए जो डिवीज़न तुरंत रिक्वायर थे दंगे बंद करने के लिए, ठीक है। जैसे मद्रास का फॉर्मेशन हुआ, आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ बॉम्बे में महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। बॉम्बे को और ज़्यादा लैंड दे दिया गया, ऐसे डिविजन्स हुए। पर इस जल्दी जल्दी के काम में इग्नोरेंस भी हुई। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने कुछ कुछ और सजेशन दिए थे करने के लिए, वो तब छूट गया। जैसे कि क्या छूटा था? तेलंगाना का फॉर्मेशन। तेलंगाना का फॉर्मेशन तब के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने रखा था, कमेटी ने रखा था, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में वो छूट गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? 58 ईयर्स तक लोगों को लड़ना पड़ा। और 58 ईयर्स बाद 2 जून 2004 को फॉर्मेशन हुआ तेलंगाना का फाइनली। ऐसा नहीं है कि उस आंदोलन के बाद वो जितने भी दंगे हुए थे उनके बाद तुरंत ही स्टेट सारे बन गए, नहीं। अभी बहुत सारे स्टेट, अभी तेलंगाना बना 2014 में, उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीज़न हुआ। ऐसे बाद में बहुत सारे डिविजन्स होते गए, ठीक है। तो अचानक से एक बार में सल्यूशन नहीं निकला, पर फाइनली लिंग्विस्टिक बेसिस में जो डिवीज़न था उसको प्रायोरिटी दी गई, भाषा के आधार पर फाइनली स्टेट का बंटवारा किया गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।